तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क देखने वाले हैं। अब अभी तक मैंने आपको जिस न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताया वो ये आपका सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन था। क्या था बेटा? सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन था। आज की वीडियो में मल्टी लेयर समझाने के लिए मैं आपके पास एक ऐसा एग्जांपल लेकर के आया हूं जिससे लौंडों को तो मजा आ जाएगी। लौंडों को तो भैया मजा आ जाने वाली है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन थोड़ा देखते हैं क्या कैसा होता है सारी चीजें, फिर उससे कनेक्ट करके हम देखेंगे कि भैया मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है, चलिए 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 भैया, मेरे पास एक एग्जांपल है। मेरे पास क्या एग्जांपल है कि अगर अगर बेटा आपको अपनी महिला मित्र को इंप्रेस करना है, अगर आपको अपनी महिला मित्र को इंप्रेस करना है तो आपको क्या क्या चीजें लग रही होंगी, आपको क्या क्या इनपुट डालने पड़ेंगे। भैया हमें इनपुट ये डालने पड़ेंगे कि पहले तो हम स्मार्ट होने चाहिए, और दूसरा आजकल बहुत कॉमन फैक्टर है भैया, जेब में मनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? मनी होना चाहिए। और इन दो फैक्टर्स को जब हम इनपुट देंगे तो इनकी मात्रा कितनी है, तुम कितने स्मार्ट हो, कितना पैसा है, उसके बेसिस पे आउटपुट ये मिलता है कि महिला मित्र तुम्हारी दोस्त बनी। दोस्त यस हुआ या फिर नो हुआ, यस हुआ या फिर नो हुआ, दोस्ती भैया पक्की हुई या फिर नहीं हुई। तो ये जो आउटपुट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? महिला मित्र आपकी दोस्त बनी या नहीं बनी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? X1 और X2 पे। X1 है कि आप कितने स्मार्ट हो, और X2 है भैया आपके पास मनी कितना है, आपके पास मनी कितना है। तो अब इसका हम एक प्रेडिक्टर बनाएंगे, इसका हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे जिसके अंदर हम स्मार्टनेस और मनी को इनपुट दें तो वो भैया हमें एक प्रेडिक्शन दे दे कि क्या महिला मित्र हमारे आटे में आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं। ओ माय गॉड, कितनी ऑफेंसिव बात कर रहे हो सर। महिला मित्र हमारी दोस्त बन सकती हैं या नहीं बन सकती। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली हमने क्या किया, X1 और X2 को इनपुट दिया। अब यहां पर इन दोनों के साथ कुछ वेट एसोसिएटेड होगा। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि भैया वेट्स क्या होते हैं, बायस क्या होते हैं, प्रॉपर नोट्स के साथ देख रहे होंगे चीजों को। तो भैया यहां पे आप समझिए वेट्स का मतलब क्या है। मैंने आपको कहा कि जो आपके इनपुट्स हैं उन इनपुट्स का इंपॉर्टेंस लेवल कितना है। भैया यहां पर मशीन लर्निंग मॉडल को X1, X2, X3, X4 बहुत सारे इनपुट्स दिए। हर इनपुट का सेम इंपॉर्टेंस नहीं हो सकता। अगर हर इनपुट का सेम इंपॉर्टेंस, सेम वेटेज होगा तो आउटपुट में लीनियरिटी बहुत ज्यादा दिखाई जाएगी। वहां पर भैया एक लीनियर बिहेवियर दिखाया जाएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर नहीं आएगा और कोई भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं आएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि हर इनपुट का सेम वजन नहीं होता। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपको वेट समझ में आया ना भैया? वेट हमें यह समझ में आया कि हर इनपुट के साथ एक वेट एसोसिएटेड होता है। तो जैसे X1 का वेट W1, X2 का वेट W2, और वेट इज द इंपॉर्टेंस लेवल ऑफ दैट इनपुट। तो जैसे आप यहां समझो कि X1 क्या है, आप कितने स्मार्ट हो, X2 क्या है, आपके पास कितना पैसा है। आप मुझे बताओ, स्मार्टनेस का ज्यादा दबदबा, ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा वेट है या फिर पैसे का? ऑब्वियसली पैसे का। तो आपके पास पैसे ज्यादा है तो ज्यादा प्रेडिक्शन है, ज्यादा भैया चांसेस है कि आपकी महिला मित्र जो है आपकी दोस्ती कर लेगी। ठीक है, तो यहां पर वेट किसका ज्यादा हुआ भैया? मनी का ज्यादा वेट हुआ। तो लेट सपोज मनी का वेट 7 हो गया, और स्मार्टनेस का वेट भी है, ठीक ठाक है, लेकिन उसका थोड़ा सा मनी वाले फैक्टर से कम है। तो हमारे पास दो इनपुट्स थे, X1, X2। एक था आप कितने स्मार्ट हो, एक है आपके पास कितना पैसा है, और उनके साथ वेट एसोसिएटेड है। वेट इस बेसिस पर एसोसिएट किए जाते हैं कि भैया किसी भी इनपुट का इंपॉर्टेंस लेवल क्या है। फिर यहां पर होता है समेशन। क्या होता है बेटा? समेशन होता है। समेशन मैंने आपको बताया, ये I इज इक्वल टू 1 से शुरू होकर के और n तक जाता है। ये n क्या है? नंबर ऑफ इनपुट्स। तो यहां पर X1 है तो X1 से शुरू होगा, I इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा, और ये कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। तो लेट सपोज यहां X3 होता तो 3 तक जाता, X4 होता तो 4 तक जाता। तो भैया ये इतने टाइम समेशन चल रहा है, ऐसा समझिए। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, XI को प्लस करना है। तो बेसिकली अगर ये समेशन जो है मैं इस पे अप्लाई करूं तो इसका आंसर कुछ निकल करके आएगा, X1 W1 प्लस X2 सॉरी W2 पहले लिख दिया मैंने, चलो X2 बाद में लिख देते हैं, कोई बात नहीं। X2 पहले लिख दो, W2 पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई ही होने वाले हैं। तो इस समेशन की वैल्यू क्या आने वाली है बेटा? ये आने वाली है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया।
तो x1 की भी कुछ वैल्यू होगी, लेट अस सपोज इसमें कुछ वैल्यू 10 रख लेते हैं अपन, x2 की वैल्यू अपन कुछ 20 रख लेते हैं, ठीक है, आपके पास 20 रुपया है, ठीक है। तो ये भैया कुछ वैल्यूज हो गई, इन वैल्यूज को आप एज इट इज यहां अपने सिग्मा वाले फंक्शन में पुट करेंगे और भैया यहां पे ये जो समेशन है ये आपको मिल जाएगा। सॉरी मैंने सिग्मा बोल दिया क्या, नहीं ये समेशन वाले फंक्शन के अंदर आप पुट करेंगे और आपको यहां समेशन मिल जाएगा। तो लेट अस सपोज समेशन आपका कुछ भी आया, समेशन आपका जो भी आया, क्या मान लो 36 आया, ठीक है, मान लो आपका समेशन 36 आया। तो ये जो समेशन होता है यही होता है बेटा z की वैल्यू। क्या होती है भैया, यही होती है z की वैल्यू। अब इस z की वैल्यू को हमें एक सिग्मोइड फंक्शन के अंदर पास करना होता है। ये सिग्मोइड फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, एक्टिवेशन फंक्शन हमने पढ़े हैं। तो यहां पे हमारा एक्चुअल z निकलता है और z को हम डालते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर। यहां पर एक्टिवेशन फंक्शन के टाइप्स होते हैं ना, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो मैंने यहां पर सिग्मोइड फंक्शन यूज किया है, सिग्मोइड फंक्शन बेटा यूज किया है। तो सिग्मोइड फंक्शन क्या करेगा, ये जो 36 इतनी बड़ी वैल्यू है ना, इसको 0 से 1 के बीच में बाउंड कर देगा। और 0 से 1 के बीच में भैया क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लो, लेट अस सपोज 0.5 उसका आंसर निकलता है, z की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसका आंसर मान लो अगर 0.5 निकलता है तो 50-50 चांसेस है। क्या बेटा, 50-50 चांसेस। तो ये बेसिकली सिग्मोइड फंक्शन आपको एक प्रोबेबिलिटी दे देता है, ठीक है। तो अभी के लिए मान लो इसका जो आंसर है वो निकला 0.7, ठीक है, आंसर निकला 0.7 कि अगर आपकी स्मार्टनेस 10 है और आपके पास मनी पैसा जो है वो 20 है और इन दोनों का आपने z निकाला, इसको आपने सिग्मोइड फंक्शन के अंदर डाला, तो आपको एज एन आउटपुट मिला 0.7। क्या मिला बेटा, 0.7 मिला। ठीक है। वैसे तो भैया प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि महिला मित्र जो है वो आपका यस का बटन दबा देगी, दोस्ती के लिए हाँ कर देगी, ठीक है भैया, ठीक है, ये चांसेस तो ज्यादा है। मगर हम थोड़ा ग्राफ में देख लेते हैं, ठीक है, ग्राफ में देख लेते हैं। ये मैंने ग्राफ बनाया जो कि प्रोबेबिलिटी ग्राफ है, जिसके अंदर अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो 0.5 की लाइन ये रही, तो 0.5 से कम वाली प्रोबेबिलिटी अगर है तो महिला मित्र आपकी दोस्त जो है नहीं बनेगी, ठीक है, महिला मित्र जो है वो आपकी दोस्त नहीं बनेगी और उसका भैया नाना है, नाना है भैया, ठीक है भैया, बिल्कुल ये चीज हमें समझ में आ गई। और अगर 0.5 इस लाइन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है, तब महिला मित्र आपकी दोस्त बन जाएगी, क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो एक्चुअल आपका आउटपुट कितना निकल करके आया भैया, 0.7 निकल करके आया है। कितना निकल करके आया, ये पॉइंट दिख रहे हैं बे, चलो इनमें गोला भी लगा देते हैं। ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं, क्या बेटा, डेटा पॉइंट्स। और ग्राफ की प्लॉटिंग ऐसे ही होती है, ग्राफ मैंने ही प्लॉट नहीं किया है भैया, ये ग्राफ मैंने प्लॉट नहीं किया है, ग्राफ हमेशा फंक्शन का प्लॉट होता है। ये चीज तो मैंने आपको बताई थी ना, ग्राफ हमेशा फंक्शन का प्लॉट होता है। यहां पर ये जो सिग्मोइड फंक्शन निकल करके आया ना, ये जो z की वैल्यू निकल करके आई ना, इस चीज को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तब जाके ये हमें प्लॉटिंग मिलती है। तो ये मैंने अपने हाथों से नहीं कर दिया, मॉडल खुद ही बनाता है, ठीक है। तो भैया ये यहां पर डेटा पॉइंट्स प्लॉट है, ठीक है भैया। अब हमारा आउटपुट कितना निकला है, 0.7 निकला है। कितना निकला है भैया, 0.7 निकला है। 0.7 जो है 0.5 के आगे होगा तो समथिंग यहां पर मान लो हमारा 0.7 होता है, समथिंग मान लो यहां पर जो है बेटा हमारा 0.7 निकल करके आता है, यहां पर हमारा 0.7 निकल करके आता है। तो हाँ जी भैया, जो आपका 0.7 है वो आपकी प्रोबेबिलिटी लाइन से आगे है, तो इसका मतलब क्या है कि महिला मित्र आपकी दोस्त जो है बन जाएगी। ये है बेटा आपका सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। क्या भैया, ये है आपका एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि यहां भैया सिंगल लेयर में काम हो रहा है। कैसे x1 और x2 ये दोनों इनपुट में जा रहे हैं और एक सिंगल लेयर में काम हो रहा है। मतलब यहीं पे आपका सिग्मा जो समेशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना भैया, न्यूरॉन दिखाया था, तो कैसा था वो कुछ ऐसा रहता था ना, ये आपका सिग्मा और यहीं पे आपका जो है एक्टिवेशन फंक्शन होता था, कुछ इस तरीके से होता था। तो ये एक लेयर कंसिडर होती है, 2 लेयर नहीं है, ये सिंगल लेयर है, ठीक है। और भैया सिंगल लेयर से हमें आउटपुट मिल रहा है, तो दिस इज नोन एज सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, या हम कह सकते हैं सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। क्या भैया, परसेप्ट्रॉन। तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया। अब ये फंक्शन तो भैया लीनियर था, ये फंक्शन जो है एक सिंगल लाइन है, लीनियर है।
तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है। लेकिन 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 अब मैं आपको एक ऐसा सिचुएशन बताऊंगा जिसके अंदर आपको जरूरत महसूस हो जाएगी भैया एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बनाने की या मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क फॉर्म करने की। तो समझिए कैसे कैसे कैसे। यहां पर एक सिंगल लाइन है, लीनियर नेटवर्क है, लीनियर डेटा प्लॉटिंग है, लेकिन मगर आपको अगर ऐसा कुछ डेटा मिल जाए जिसके अंदर कर्व हो, तो कर्व के इधर साइड महिला मित्र नहीं मानेंगी, महिला मित्र नहीं मानेंगी, महिला मित्र नहीं मानेंगी, और कर्व के इधर साइड जो है महिला मित्र मान जाएंगी, महिला मित्र मान जाएंगी। तो अब इस कर्व को अटेन करने के लिए, इस कर्व को पाने के लिए, मेरी बात आप समझिए भैया, मेरी बात आप समझिए। सिंगल लाइन आपको कहां से मिली? ये सिंगल लाइन फंक्शन आपको कहां से मिला? एक सिंगल नोड से, एक सिंगल लेयर से मिल गया। इसी लेयर में आपकी z की वैल्यू निकल गई। z की वैल्यू ही तो प्लॉट हुई है दद्दा, इधर z की वैल्यू ही तो प्लॉट हुई है। तो यहां हमने सिंगल टाइम z की वैल्यू निकाली है, और सिंगल टाइम z की वैल्यू आपको एक लीनियर फंक्शन दे रही होती है। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं तो यहां एक कर्व बन रहा है भैया। अब इस कर्व को कैसे इंप्लीमेंट करें भैया, कैसे इंप्लीमेंट करें? तो अगर हम ऐसा करें, अगर हम बेटा ऐसा करें कि हम एक लीनियर फंक्शन ऐसे बना दें और एक लीनियर फंक्शन ऐसे बना दें, तो क्या ये कर्व सा बनता हुआ दिख रहा है? क्या ये कर्व सा बनता हुआ दिख रहा है? फिर से देखो, एक लीनियर फंक्शन ऐसे बना दें, एक लीनियर फंक्शन ऐसे बना दें, तो अब ये लाइन को देखो ना, ये कर्व सा बनता दिख रहा है क्या? हाँ जी भैया, कर्व सा बनता दिख रहा है। मैंने आपको अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए 2 लाइनें ली है, लेकिन इन दो लाइनों पे काम एक्चुअली होता नहीं है दादा। इन 2 लाइनों पे काम जो है होता नहीं है, बहुत सारी लाइनें होती हैं। तो यहां से प्लॉटिंग शुरू होती है, ये ऐसे ऐसे कट होते ऐसे करके कुछ आपके बहुत सारे लीनियर फंक्शन से मिलकर के आपका ये कर्व बना रहे होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैंने सिर्फ आपको 2 लाइन से समझाने की कोशिश करी है। तो जितने ज्यादा लीनियर फंक्शंस होंगे एक कर्व को बनाने के लिए, उतने ज्यादा नंबर ऑफ लेयर्स आपके जुड़ते जाएंगे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में। ठीक है भैया, ठीक है। अभी के लिए एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से जो है 2 लेयर से समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस कर्व को अटेन करने के लिए हमें 2 लेयर लगानी पड़ी, हमें 2 लेयर लगानी पड़ी। तो यहां पर ये आपकी एक लेयर 1 हो गई, ये आपकी बेटा एक लेयर 1 हो गई, ये आपकी एक लेयर बेटा 1 हो गई, और ये बेटा आपकी लेयर 2 हो गई, आपकी ये बेटा लेयर 2 हो गई। क्या हो गई? ये आपकी दिस इज द लेयर दिस इज द लेयर दिस। भैया ये क्या बोल रहे हो भैया? बस भूत चढ़ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपके लेयर 1, ये आपके लेयर 2। अब आप समझिए, अब आप मेरी बात समझिए बेटा, अब आप मेरी बात समझिए। मैं इसी चीज को आपको अब एक्चुअल एक न्यूरल नेटवर्क बना के दिखाता हूं। ठीक है, इसी चीज का मैं आपको बेटा न्यूरल नेटवर्क फॉर्म करके दिखाता हूं। तो अगर इस चीज का मैं आपको एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन निकाल के दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा भैया? कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर मान लो नंबर ऑफ इनपुट्स आपके 3 है, मान लो ना भैया, मानने में क्या जा रहा है। मान लो आपके जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो है 3, x1 x2 और x3। अब मैंने आपको कहा कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले भैया इन तीनों का समेशन होगा, इन तीनों का समेशन होगा, और इन समेशन का वैल्यू कुछ मान लो निकलेगा z1। क्या निकलेगा बेटा? z1 निकलेगा। ठीक है भैया, इन सबका कुछ वेट होगा, बिल्कुल भैया, इन सबका कुछ वेट होगा, बिल्कुल भैया, इन सबका कुछ जो है तो वेट होगा। ठीक है, और इन्हीं सबका एक और समेशन होगा, एक और समेशन होगा। मैंने कहा ना 2 लेयर, जितने नंबर ऑफ लेयर, ये एक z तो ये z1, ये आपका दूसरा z, ये आपका z2। क्या है बेटा? z2 है। ठीक है, तो यहां पर एक समेशन फंक्शन से z1 निकला, एक समेशन फंक्शन से z2 निकला। ठीक है, अभी आपके पास 2 z1 और z2 आ गए। अब फर्दर इन्हें एज एन इनपुट ट्रीट करके हम एक नए समेशन फंक्शन के अंदर डालेंगे। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई भैया? यहां पर x1 x2 x3 थे, हमने इन्हें दो समेशन फंक्शंस के अंदर डाला, और भैया यहां से हमें z1 निकला, यहां से हमें z2 निकला। अब यहां पर जैसे x1 x2 को हमने इनपुट समझा था, यहां z1 z2 को समझ लो, क्या फर्क पड़ता है। और वेट यहां पर भी लगेगा, यहां फिर से वेट लगेगा। तो ये जो समेशन z1 निकला इसका कुछ अलग वेट होगा, ये जो समेशन z2 निकला इसका कुछ अलग वेट होगा, और इन दोनों का अगेन समेशन होगा। और आपके पास लेट अस सपोज z0 करके कोई वैल्यू आई। अब इस z0 वाली वैल्यू पे आपका सिग्मोइड फंक्शन लगेगा और आपको y आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? y आउटपुट मिलेगा। क्या हमने 2 लेयर्स में काम किया? क्या हमने 2 लेयर्स में काम किया? बिल्कुल भैया, हमने 2 लेयर्स में काम किया। तो क्या इस न्यूरल नेटवर्क को हम एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क कहेंगे? हाँ जी भैया,
तो ये आपको नोट नहीं करना, ये आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जो भी रामगाथा समझाई ये सिर्फ आपके समझने के लिए थी। अब मैं आपको प्रॉपर नोट्स दूंगा। क्या दूंगा बेटा? नोट्स दूंगा। तो अब मैं एक्चुअली आपको वो डायग्राम उस मल्टी लेयर नेटवर्क से मिलाना चाहूंगा जिसे हमें एक्चुअली अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है। तो यहां पर समझिए, वहां पर मैंने 3 इनपुट दिए थे, तो फर्स्ट लेयर के अंदर कितने नोड्स थे? दोबारा देखिए बेटा, दोबारा देखिए। क्या होता है कि आप जितने नंबर ऑफ इनपुट्स देंगे तो फर्स्ट लेयर के अंदर उसके जस्ट आगे वाली लेयर के अंदर n है, मान लो यहां n की वैल्यू 3 है, तो इस लेयर में n-1 न्यू नोड्स होंगे। क्या होंगे बेटा? नोड्स होंगे। एक नोड के अंदर वही एक नोड के अंदर सिग्मा फंक्शन होगा, उसके अंदर एक्टिवेशन फंक्शन होगा। तो एक नोड कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन प्लस आपका समेशन, ठीक है। तो यहां पर 2 नोड्स हैं और उसके जस्ट आगे वाली लेयर में एक नोड, तो यहां n-1 नोड, यहां n-2 नोड। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा बेटा? यहां पर आपके अगर नंबर ऑफ इनपुट्स 4 हैं तो 4-1 3 नोड्स और 3-1 2 नोड्स और 2-1 1 नोड। तो यहां पर बेसिकली आपके मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क के अंदर 3 लेयर्स हैं। कितनी है बेटा? 3 लेयर्स हैं। कितनी है? 3 लेयर्स है, जिसमें से 2 आपकी हिडन लेयर है और एक आपकी आउटपुट लेयर है। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है भैया। तो अब ये हो गया भैया मल्टी लेयर नेटवर्क, ठीक है। हमें ये तो समझ में आ गया भैया मल्टी लेवल नेटवर्क है। भैया आपने ये कहा था कि इस वीडियो के अंदर हम वेट्स एंड बायसेस भी थोड़ा पढ़ेंगे। तो वेट्स आपको समझ में तो आ गया कि भैया वेट्स का मतलब ये होता है कि किसी भी इनपुट का ये जो है ये इनके लिए इनपुट है। क्या है बेटा? ये जो है इनके लिए इनपुट है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इन इनपुट्स का कितना वेट होगा वो डिसाइड होता है। वेट क्या होता है? इंपॉर्टेंस लेवल की। इन 4 इनपुट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन, सबसे कम इंपॉर्टेंस कौन, इस तरीके से। तो भैया मेरी बात आप समझिए ना, मेरी बात आप समझिए। क्या ये जो नोड्स हैं ये इनके लिए एज एन इनपुट काम करेंगे? बिल्कुल भैया। तो क्या इन नोड्स से भी कुछ वेट एसोसिएटेड होगा? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो क्या ये नोड इसके लिए एज एन इनपुट काम करेंगे? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो क्या इन नोड्स के साथ कुछ वेट एसोसिएटेड होगा? बिल्कुल वेट एसोसिएटेड होगा। तो अब वेट को हम दर्शाते कैसे? जब इतना ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना, तो हम वेट को दर्शाते कैसे? एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल से। ये यहां पर आपके इनपुट की नंबर क्या है? 4, ठीक है। आउटपुट कौन सी नोड पे जा रहा है? 2। तो अगर मुझे इस लाइन का, चलो व्हाइट पेन ले लेते हैं दादा। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर लाइन का जो कि x4 इनपुट से आपके 2 नंबर नोड तक जा रही है, अगर मुझे इस लाइन का जो वेट है वो निकालना है, तो मैं कैसे इसको दर्शाऊंगा? सबसे पहले आप समझिए, W वेट कहां से जा रहा है और कहां को जा रहा है? कहां से जा रहा है? 4 नंबर से। कहां को जा रहा है? 2 नंबर पे। और ऊपर आप ब्रैकेट में लिखेंगे लेयर का नंबर, जिस लेयर पे जा रही होगी उस लेयर का नंबर लिखेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखा। तो यहां नीचे हमने लिखा आई की वैल्यू। आई क्या होता है? कहां से जा रहा है। जे की वैल्यू कहां को जा रहा है। और 1 क्या है? ये ऊपर जो ब्रैकेट में 1 लिखा है ये आपका लेयर नंबर। क्या बेटा? ये आपका लेयर नंबर। तो वेट्स को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ना है, जरूरी है, ठीक है। तो भैया ये आपका वेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है भैया। बायस की थोड़ी बात कर ले। कई बार क्या होता है, अगर मान लो ऐसा केस हो जाए कि x1 x2 x3 x4 इन सभी की वैल्यू 0 हो जाए। क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए। तो अब अगर इनकी वैल्यू 0 हो गई तो z में तो कोई फंक्शन मिलेगा ही नहीं। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? z की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो 0 वाली कंडीशन है ना, इस 0 वाली कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी वैल्यू को ऐड कर देते हैं। कि अगर हमने इसमें कुछ ऐड कर दिया, मान लो यहां पर 0 नहीं होता, 7 होता, मान लो यहां पर 7 होता और 7 में हम कुछ ऐड करते तो वो 0 तो नहीं बन जाते। हमें दिक्कत भैया 0 से है। किससे है दिक्कत? है 0 से। तो यहां पर कुछ ऐड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 0 में हमने ऐड कर दिया तो हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो z की वैल्यू है वो नॉन 0 निकल करके आ जाएगी, 0 नहीं रह जाएगी। तो यहां पर इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, जब इनपुट हर जगह 0 हो तो फंक्शन भी 0 ना बन जाए, इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, z में एक छोटा सा बायस वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली बायस वैल्यू करता क्या है? अगर बायस वैल्यू बेटा ना होता ना, तो यहां पर ये जो आपका फंक्शन है, जो भी आपका लाइन है, वो एग्जैक्टली 0 से पास होता।
एग्जैक्टली जीरो से पास होता, लेकिन 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 क्योंकि यहां पर एक बायस वैल्यू आ चुकी है, तो बायस वैल्यू की वजह से यहां पर एक वाई इंटरसेप्ट क्रिएट होता है। क्या होता है बेटा? एक वाई इंटरसेप्ट क्रिएट होता है। और मैथमेटिकल फंक्शन में भी अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो जो c होता था ना वही आपका बायस वैल्यू है। यहां हम c को b से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपका एक छोटा सा वो निकला ना, क्या निकला? या जीरो से y वाली डिस्टेंस निकली, इसी को हम बायस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायस कहते हैं। ये छोटा सा जो डिविएशन आया ना, इसी को हम बायस कहते हैं। अब बायस को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जैसे समझिए मेरी बात आप समझिए। इस नोड पे कुछ z निकल रहा है, बिल्कुल भैया कुछ z1 निकल रहा होगा, तो इसकी एक अलग बायस वैल्यू होगी, इसमें कुछ अलग बायस ऐड हो रहा होगा। इस नोड पे z2 निकल रहा है, इस पे कुछ अलग बायस ऐड हो रहा होगा। इस नोड पे z3 निकल रहा है, तो इस पे कुछ अलग बायस हो रहा होगा। तो क्या भैया इनका भी बायस होगा? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इनका भी बायस कुछ वैल्यू होगा, इनका भी कुछ बायस वैल्यू होगा। आउटपुट लेयर का बायस होता है क्या? नहीं, आउटपुट लेयर का बायस नहीं होता। ठीक है भैया, चलिए अब बायस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बायस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बायस हमेशा सिर्फ एक सिंगल नोड पे लग रहा है, बिल्कुल भैया सिंगल नोड पे लग रहा है। तो यहां पर आप सिंपली क्या करेंगे, अगर मुझे इस नोड पे बायस को दर्शाना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर ब्रैकेट में जैसे यहां पर लेयर नंबर लिखते थे, सेम टू सेम कौन सी लेयर नंबर है, और भैया नीचे हम लिखते हैं नोड नंबर। तो क्या यहां पर B1 क्या है? नोड, और ब्रैकेट में 1 क्या है? लेयर नंबर। ठीक है। यहां पर अगर इस नोड पे क्या बायस लग रहा है उसे हम देखें, तो बायस नंबर क्या है? 2, नोड नंबर क्या है? 2, और लेयर नंबर क्या है? 1। क्या आप इसके लिए लिख लेंगे? बिल्कुल भैया, ये लेयर नंबर है 2, तो अगर मैं इसके बायस की वैल्यू फाइंड आउट करूं, अगर मैं इसके बायस को रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो नीचे मैं लिखूंगा नोड नंबर, तो नोड नंबर क्या है? 1, और लेयर नंबर क्या है? 2, तो ऊपर ब्रैकेट में लिखूंगा 2। कुछ इस तरीके से इसका बायस, और इसका बायस आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। और जैसे यहां पर मैंने आपको इस लाइन का जो है वेट कैलकुलेट करके बताया, आप एक दो और किसी लाइन का कर लेते हैं। लेट्स सपोज इस लाइन का कर लेते हैं, ठीक है, दिस लाइन। तो आप समझिए, सबसे पहले आपको लिखना है W, ऊपर लिखेंगे आप लेयर का नंबर। तो लेयर कौन सी है? लेयर नंबर 1। बेसिकली W किधर को जा रहा है, ठीक है, किधर को जा रहा है, उसकी लेयर क्या है? तो ऊपर हमने लिखा 1। क्या लिखा बेटा? 1 लिखा। अब कहां से जा रहा है, कहां को जा रहा है? भैया 1 से जा रहा है, 2 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहां 1 से 2 तक जा रहा है, तो ये हमने यहां पर इसका वेट जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप क्या करना कि जब इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करना, तो उसमें थोड़ा कोशिश करना कि हर लाइन का जो है आप निकाल लो। अब एक और चीज, ये जो वेब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इससे भी थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी। तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका हर इनपुट है, हर इनपुट भैया सारे नोड्स पर जाता है। तो x1 आपका सारे नोड्स पर गया, ठीक है भैया। x2 आपका सारे नोड्स तक गया, ठीक है भैया। x3 आपका सारे नोड्स तक गया, ठीक है भैया। x4 भी आपका सारे नोड्स तक गया, इसलिए ये थोड़ा वेब लाइक आपको जो है डिजाइन दिख रही है, ठीक है भैया। तो भैया ये चीज जो है ये आपका एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क है। अब एक काम करते हैं, अभी इसको नोट मत करो, मैं करवाता हूं, नोट करवाता हूं, ठीक है। पहले आप एक काम करो, थोड़ा लिखित में नोट कर लो चीजों को। तो अ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क इज एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विथ मल्टीपल लेयर्स। कितने भैया? मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरॉन दैट कैन लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। तो बेसिकली ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन या फिर मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क बनाने का जो मकसद है वो है भैया कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करना, ठीक है। स्ट्रक्चर, इनपुट लेयर होती है, कुछ हिडन लेयर्स होती हैं। देखिए समझिए ना, एक ही इनपुट लेयर होती है, एक ही आउटपुट लेयर होती है, हिडन लेयर्स कई सारी होती हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मल्टीपल लेयर्स कहां आ रही है? ये हिडन लेयर्स में आ रही है, ठीक है भैया। तो इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप बेटा फटाक से नोट करिए। अब एग्जाम के अंदर अगर आपको मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क पूछा जाता है तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, देन उसके बाद आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, देन आपको उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाना है। बनाइए जल्दी फटाक से, बनाइए आप बेटा जल्दी फटाक से। तो भैया ये आपने डायग्राम कर लिया नोट। अब वेट की बात कर लें। यहाँ पर मैंने वेट का कुछ लिख दिया है, थोड़ा छोटा। अगर वेट्स एंड बायस पूछ दे तो कैसे लिखना है वो थोड़ा सा आपको यहाँ से आइडिया लिख जाएगा, उसको लिख लीजिए फटाक से। और मैं तो कहूँगा अगर मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क पूछ रहा है ना, तो वेट्स एंड बायस भी उसमें थोड़ा सा बता देना, ठीक है। बाकी एक चीज है कि हर नोड में कैसे काम हो रहा है, वहां पे बेसिकली आपको दिखाना पड़ेगा कि एक नोड इज इक्वल टू क्या है। यहां पर एक आपका समीशन होगा और प्लस आपका एक एक्टिवेशन फंक्शन होगा। ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? सिग्मा। तो ये आपका सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है। और ये आपके बायस का कुछ हिसाब किताब है, इसे आप नोट कर लीजिए,
इसे आप बेटा फटाक से नोट कर लिए। ठीक है भैया, आज की क्लास जो है बहुत प्यारी थी, बहुत मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया भैया, मज़ा आ गया एकदम। ठीक है, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।